everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 1 of class 9, that is Democracy in the Contemporary World. But before watching this, you must have to watch the previous video so that you can be able to understand it. So let's get started. So finally LND ने बेसिकली 2015 में इलेक्शन फिर से हुए और इलेक्शन जीता उन्होंने, और जो म्यांमार है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टैब्लिश कर लिया वहाँ पे। जो पहले मिलिट्री कूप ने ओवरथ्रू कर लिया था म्यांमार में, जिसको पहले बर्मा कहते थे, अब उसे भी रीस्टोर कर लिया गया है डेमोक्रेसी को यहाँ पे 2015 में। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। अब हम डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। ओके, सो देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, एंड सो ऑन। सबकी गवर्नमेंट है अपनी अपनी, बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो पास कर सके लॉ दैट विल अप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के सारे सब जगह अप्लाई हो, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। सो इफ़ देयर इज़ नो सच गवर्नमेंट, इफ़ देयर इज़ नो सच रूलर and ruled, how can we apply the two feature of democracy here? These two feature जो अभी हमने पढ़े थे, आप अपने प्रीवियस वीडियोस में देखना, हमने टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के पढ़े थे, तो वो कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। और वो टू फीचर्स कौन से थे? दैट द रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, कि जो भी रूलर है वो इलेक्टेड हो बाय द पीपल, एंड उन लोगों के पास बेसिकली एक बेसिक और पॉलिटिकल फ्रीडम हो, बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम हो। तो ये जो दो डेमोक्रेटिक के रूल है वो कैसे वर्ल्ड में आएंगे? ओके, सो देर इज़ नो सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, कोई भी एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, बट देर आर मैनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट परफॉर्म पार्शली द फंक्शन ऑफ सच गवर्नमेंट। लेकिन हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो गवर्नमेंट का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्री, वो कंट्री को कमांड नहीं करते एंड सिटीजन को भी कमांड नहीं करते इन सच अ वे दैट गवर्नमेंट कैन। जिस तरह से गवर्नमेंट कमांड कर सकती है वैसे वो कंट्री को या सिटीजन को कमांड नहीं करते, बट दे डू मेक रूल्स दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। बट उनके पास ऐसे राइट्स होते हैं कि वो हमारे ऊपर लिमिट लगा सके। ओके, so who make laws and rules to govern the seas that do not fall within the boundary of any one country? कौन उन सीज को देखता है जो बाउंड्री में नहीं आती किसी कंट्री के? कौन उनके लिए रूल्स बनाता है, कौन उनके लिए लॉज बनाता है? और ऐसा कौन है जो स्टेप्स लेता है टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो पूरी वर्ल्ड की कंट्री को एक साथ थ्रेटन कर रही है? कौन करता है वो? सो द आंसर हेयर इज यूनाइटेड नेशन। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन। द यूनाइटेड नेशन हैज़ इवॉल्व मैनी कन्वेंशंस ऑन दीज क्वेश्चन दैट आर नाउ बाइंडिंग ऑन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो यूएन है एक ग्लोबल एसोसिएशन है ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हेल्प करता है टू कॉपरेशन बना के रखना इन द इंटरनेशनल लॉ। सिक्योरिटी देता है वो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी के ऊपर काम करता है। कौन? यूनाइटेड नेशन। जो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल इज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जो इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल। Now what happens when the country attack another country in the unjust manner? कोई भी एक कंट्री एक पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दे किसी भी अनजस्ट मैनर में, तो उसको कौन देखता है? उसको देखता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक तरह का ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज में ये
पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखता है एंड इट कैन ऑल्सो पुट टुगेदर एक इंटरनेशनल आर्मी एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डोर्स। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर मिस हैपनिंग करने की कोशिश करती है तो उसके साथ डील कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ हु लेंड मनी टू द गवर्नमेंट व्हेन दे नीड इट? जब किसी गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत हो एट द इंटरनेशनल लेवल, तो कौन इसके साथ डील करता है? तो द आंसर हियर इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स डज सो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये करता है एंड द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो गिव लोन टू द गवर्नमेंट। वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है गवर्नमेंट को। बिफोर लेंडिंग दे आस्क कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट एंड डायरेक्ट इट टू मेक द चेंज और इन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। सो बट वो ऐसे ही नहीं दे देता, वो पहले अपने सारे उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको देखता है एंड उसके बाद ही फर्दर एक्शंस या स्टेप्स लिए जाते हैं। ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे आर दीज डिसीजन डेमोक्रेटिक। जैसे कि अभी हमने पढ़ा यूएन के बारे में, ठीक है, IMF के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, और हमने पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। सो क्या ये जो डिसीजंस लेते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं या वो किसी के फेवर में लेते हैं? सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं। सो एवरी वन ऑफ द 193 मेंबर स्टेट हैज़ ऑन 1 सितंबर 2012 के हिसाब से 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज़ वन वोट इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेसिकली हर एक स्टेट का वन वोट है। इट मीट्स इन रेगुलर ईयरली सेशन अंडर अ प्रेसिडेंटेड elected amongst the representative of the member of the country। so ये ईयरली मिलते हैं एंड जो यूएन जनरल असेंबली है वो एक तरह की पार्लियामेंट है। बेसिकली जनरल असेंबली इज लाइक द पार्लियामेंट जहाँ पे ऑल द डिसीजंस टेक प्लेस, जहाँ पे सारे डिसीजंस को लिया जाता है। जनरल असेंबली एक तरह की पार्लियामेंट है। इन दैट सेंस द यूएन वुड अपीयर टू बी द वेरी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरह से जो यूएन है वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे भी 193 मेंबर्स है और यहाँ पे सबके पास सिर्फ एक ही वोट है जो डेमोक्रेटिक में होता ही है गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट भी जनरल असेंबली को पार्लियामेंट की तरह माना गया है जहाँ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। बट जनरल असेंबली में सिर्फ क्या बात होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल इक्विटी की, इंटरनेशनल लॉ की, सिक्योरिटी की। वो अगर कोई भी दो कंट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों कंट्री में तो वो उसका डिसीजन जनरल असेंबली नहीं लेता। उसका डिसीजन कौन लेता है? उसके लिए 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल है इन द यूएन में जो ये क्रूशल डिसीजन लेती है। अब ये जो काउंसिल है इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर्स है। वो परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। 15 में से 5 तो हो गए ये 5 मेंबर जो कि परमानेंट है एंड जो 10 अदर्स मेंबर्स है आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। वो जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं फॉर 2 इयर्स टर्म, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ये हर 2 साल पे इनके इलेक्शन होते हैं। द रियल पावर इज विद द 5 परमानेंट मेंबर, बट जो रियल पावर होती है ना वो 5 परमानेंट मेंबर की होती है, दैट आर US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना। नाउ द परमानेंट मेंबर स्पेशली द US परमानेंट मेंबर्स में से भी जो स्पेशली US जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा मनी जो मेंटेन करके रखता है यूएन को। एंड ईच परमानेंट मेंबर हैज़ अ वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर बेसिकली वो पावर होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिसीजन लेना है और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री ने 5 परमानेंट मेंबर्स में से मना कर दिया अगर उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, तो वो डिसीजन नहीं माना जाएगा। डिसीजन सिर्फ वही माना जाएगा जिसमें पांचों की पांचों कंट्रीज रेडी होगी। It means that the council cannot take a decision if any permanent member say no to that decision। अगर किसी भी permanent member ने मना कर दिया तो वो decision नहीं माना जाएगा। This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN become more democratic। तो इससे भी पता लगता है कि UN जो है बहुत ज़्यादा democratic हो चुका है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर है इन द एंटायर वर्ल्ड। इट्स 189 मेंबर स्टेट, 2016 के हिसाब से अगर हम देखें तो 189 मेंबर स्टेट्स है, डू नॉट हैव इक्वल राइट। इसमें इक्वल वोटिंग राइट नहीं होती। इसमें सबसे ज़्यादा जो है राइट उसको मिलता है जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है। ठीक है, द वोट ऑफ ईच कंट्री इज वेटेड बाय हाउ मच मनी इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द IMF। IMF में जो सबसे ज़्यादा मनी कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिर्फ उसे ही सबसे ज़्यादा राइट मिलता है। मोर देन 40% ऑफ द वोटिंग पावर इज इन द IMF इज इन द हैंड ऑफ द ओनली 7 कंट्री के पास ही 40% पावर है। और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली एंड कनाडा। इनके पास ये जो 7 स्टेट है इनके पास ही 40% जो है 189 में से 40% तो सिर्फ इन 7 लोगों के पास है, और बाकी के जो 182 मेंबर्स हैं उनके पास 60% है। अब द रिमेनिंग 182 कंट्रीज हैव द लिटिल से इन हाउ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टेक डिसीजंस। तो कैसे वो डिसीजंस लेगा, वो 182 के पास कम है एक्चुअली थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते IMF में। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड बैंक हैज़ अ सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग। वर्ल्ड बैंक का भी ऐसे सिमिलर सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलवेज बिन द सिटीजन ऑफ द US। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा से ही US बना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूट करता था। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, किसका? US गवर्नमेंट का। ठीक है जी। बट क्या आप इस चीज़ को डेमोक्रेटिक मानोगे कि जो सबसे ज़्यादा मनी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास ज़्यादा पावर है, या जो परमानेंट मेंबर है उसके पास ज़्यादा पावर है, और जो टेम्प्रेरी मेंबर है जो सिर्फ एवरी 2 ईयर्स में जो चेंज होते रहते हैं उनके पास कम पावर है? तो ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक लग रहा है आपको? Most of the global institutions fail to pass the simple test of democracy that we use for the national government. If global institutions are not democratic, they are at least becoming more democratic than before. बट जितना वो पहले डेमोक्रेटिक थे उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हेयर्स टू एविडेंस इज़ नॉट वेरी इंकरेजिंग। बट यहाँ पे भी हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। इनफैक्ट वाइल नेशन आर बिकमिंग मोर democratic and than they were earlier, international organization are becoming less। बल्कि नेशन ज़्यादा डेमोक्रेटिक बन रहा है और इंटरनेशनल नहीं बन रहा। 20 years ago देर वर 2 बिग पावर्स थी वर्ल्ड में, US एंड द USSR। US एंड USSR। ठीक है, US तो हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड USSR आपका हो गया आज का रशिया, जो कि 15 रिपब्लिक्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था, एज इफ रिमेंबर। So the competition and conflict between these two big powers and their alliances kept a certain balance in all global organization. After the collapse of the USSR, जो collapse हो गया था USSR का, the US appear to be the only superpower in the world। ठीक है, अब USSR का तो collapse हो गया, सोवियत यूनियन का तो collapse हो गया है, अब सबसे जो बड़ी पावर है वो है US। ठीक है, दिस अमेरिकन डोमिनेंस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बड़ी पावर यही है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस भी यही करेगी। एंड देर इज़ no to say that there is no urge or move towards global democracy. The urge comes from people who get more opportunity to come in touch with one another. Over the last few years, the people of different countries have come together without their गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के। दे हैव फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अगेंस्ट वॉर के एंड अगेंस्ट डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड के बाय द फ्यू कंट्रीज एंड बिजनेस कंपनीज। कोई भी पर्टिकुलर कंट्री आके, जैसे कि कॉलोनाइज हमें कर लिया था पहले ब्रिटेन ने, तो वैसे ही जो कंट्री आती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बिना एक्चुअल गवर्नमेंट के सपोर्ट के और फाइट करती है। ठीक है, एज इन द केस ऑफ द डेमोक्रेसी विद इन द नेशन, द इनिशिएटिव ऑफ डेमोक्रेसी अमंग्स द
नेशन हैज़ कम फॉर द स्ट्रगल ऑफ द डिफरेंट। तो ऐसे ही नहीं मिली बेटा डेमोक्रेसी, सबने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करा है, तब जाके हमें एक नेशनल डेमोक्रेसी मिली है। नाउ अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी प्रमोशन की, कि कैसे डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया है। सो रिसेंटली मैनी पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको एक टास्क दिया गया कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करें इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दे से दैट प्रोपोगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज को ही प्रोपोगेट करना इनफ नहीं है, एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवीन द इन कंट्रीज दैट आर नॉन डेमोक्रेटिक टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी हियर। ठीक है, हमें खुद में ये बदलाव लाना होगा और अपने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को डेमोक्रेसी वहाँ पे स्टैब्लिश करनी होगी। इन सम केसेस पावरफुल कंट्री हैव लॉन्च आर्मी अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज ने लॉन्च किया है आर्मी आर्म्ड अटैक को ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। दैट इज़ व्हाट they are talking about in the conversation above in this page. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईरान की बात करें, ओके, सो इराक इज़ अ कंट्री इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में एक कंट्री है, एंड इट बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश इन 1932 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी फ्रॉम द ब्रिटेन। 3 decades later, there were a series of coups by the military officers. Since 1968, it was ruled by Arab Socialist Baath Party. यहाँ पे अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी रूल करती थी। सदम हुसैन जो लीड कर रहा था बाथ पार्टी को, basically played a key role in the 1968 coup that brought the party to power. ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रूल पावरफुल में था वो सदम हुसैन था, इन्होंने ही बाथ पार्टी को लीड किया था बेसिकली। दिस गवर्नमेंट अबॉलिश ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ थे उसको ख़त्म कर दिया इस पार्टी ने, एंड गिव द वुमेन राइट टू वोट एंड सेवरल फ्रीडम नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, और इन्होंने विमेन को भी पावर दिया राइट टू वोट का, एंड काफ़ी सारी ऐसे राइट्स भी, फ्रीडम भी दे दिए जो और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में नहीं है। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ द इराक इन 1979 में जब ये प्रेसिडेंट बन गए, सदम डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट एंड सप्रेस्ड एनी डिसेंट और ऑपोजिशन टू हिज रूल। लेकिन जब ये इलेक्ट हो गए उसके बाद में इन्होंने अपना अलग ही फेस दिखाया। ही वॉज नोन to have got a number of political opponents killed and person of ethnic minorities massacred. The US and its alliance like Britain allied that Iraq poses secret nuclear weapon and other weapon that harm the mass destructions which pose a big threat to the world. ठीक है, इन लोगों को लगा, यूएस को और उनके अलाइंस को लगा कि यहाँ पे इराक में इन्होंने काफ़ी सारा ऐसा वेपन्स को रखा हुआ है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था पूरे वर्ल्ड के लिए। बट व्हेन यूएन की जो टीम है वो इराक आती है इन वेपन्स को ढूंढने के लिए, उनको कुछ भी नहीं मिलता, एंड स्टिल द यूएस एंड इट्स अलायंस इन्वेड कर लिया, उन्होंने इराक को ऑक्यूपाइड कर लिया इराक को, एंड सदम हुसैन को हटा दिया पावर से 2003 में, जो कि ये पहले पावर में आया था 1979 में, अब इसको हटा दिया गया पावर से। द यूएस इंस्टॉल एक इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे बना दी फॉर इट्स प्रेफरेंस। तो इंटरिम गवर्नमेंट वो होती है बेटा जो जहाँ पे एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना दी जाती है, और जब तक परमानेंट गवर्नमेंट ना बन जाए वहाँ पे तो एक टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना दी जाती है। तो वही यूएस ने वहाँ पे इंस्टॉल करी थी एक इंटरिम गवर्नमेंट अपने प्रेफरेंस के लिए। द वॉर अगेंस्ट द इराक वॉज नॉट ऑथराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन ये जो वॉर है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो बोला नहीं था करने के लिए। सो कॉफ़ी एनम जो है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इस वॉर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। एंड विद दैट वी आर एंड टू दिस चैप्टर,
I hope you understood this chapter, and if you have any doubt, you can comment down it below. And if you like this video, please do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. अगर आपको ज़रा सी भी knowledge मिल रही है या आप ज़रा सी भी कुछ नई चीज़ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ kindly subscribe to my channel. It would be very helpful. Thank you for watching.